सम्राट अशोक पिता की इच्छा के अनुसार अशोक उज्जैनी निकला। मार्ग मध्य विदिशा की पार्टियों में रुका। शाक्यनायक की पुत्री विदिशा से उसका परिचय हुआ। अशोक की हत्या करने भेजी गई दोनों नर्तकियों विदिशा की जागरूकता के कारण पकड़ी गईं। अशोक ने विदिशा से विवाह करना चाहा। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त की अनुमति लेकर विदिशा ने अशोक से विवाह किया। बाद कृष्णा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी नगर बड़ा ही सुंदर नगर है। वहां की जमीन बड़ी ही उपजाऊ है। व्यापार खूब हो रहा है। प्रजा बहुत ही संतुष्ट है। जब से युवराज अशोक ने शासन की बागडोर संभाली तब से प्रजा ने किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं की। बड़े ही अच्छे ढंग से वह शासनभार संभाल रहा है। अशोक की धर्मपत्नी विदिशा सबों के प्रेम का पात्र बनी। उसके सद्गुणों से मुग्ध जनता उसका आदर करने लगी। 5 सालों में उनका एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम है महेंद्र, पुत्री का नाम है संघमित्रा। वे उन दोनों को बड़े प्यार से पालने पोसने लगे। उज्जैनी से संबंधित कार्यकलापों का विवरण देने के लिए यश बिंदुसार के पास भेजा गया। वह राजधानी पाटलिपुत्र गया और बिंदुसार से मिला। यश को देखते ही राजा ने क्रोधित होकर कहा, अशोक ने कितनी बड़ी भूल कर दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसी भूल करेगा। मुझे उससे बड़ी आशाएं थीं, पर उसने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। मेरी अनुमति लिए बिना ही उसने शादी करने का दुस्साहस किया। मालूम भी नहीं कि आखिर वह कन्या है कौन। पिता का आदर करने वाला कोई पुत्र क्या ऐसा काम करेगा। महाराज मुझे क्षमा करें। विदिशा से विवाह रचाने के पहले उन्होंने आपकी स्वीकृति पाने के लिए एक दूत के द्वारा पत्र भेजा। उनका किया प्रथम कार्य वही था। आश्चर्य है कि वह पत्र आपको नहीं मिला, किंतु आपका अनुमति पत्र उन्हें मिल गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे संभव हुआ। अवश्य ही कोई गड़बड़ी है, यश ने विनयपूर्वक कहा। राजा बिंदुसार ने मौन हो अपना सिर हिलाया। यश ने राजा को बताया कि विदिशा ने किस प्रकार 2 बार अशोक की जान बचाई। फिर उसने उन दोनों के परिचय और प्रेम का विवरण देते हुए कहा कि अब विदिशा आदर्श धर्मपत्नी बनकर सुव्यवस्थित रूप से गृहस्थ जीवन बिता रही है। राजा ने सहनशील हो उसकी सारी बातें सुनी। उसे लगा कि यश के कथन में सत्य है, अवश्य ही इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। सेवक को बुलाया और आज्ञा दी कि यश के ठहरने का आवश्यक प्रबंध हो। उसी दिन राजा ने प्रधानमंत्री खल्लाटक को बुलवाया। महामंत्री, मैं 10 सालों से रोगग्रस्त है। लगता है और अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा। मृत्यु से मुझे डर लग रहा है। क्या आप जानते हैं मेरी इस संकटपूर्ण स्थिति का क्या कारण है? राजा ने पूछा और अपना दुख व्यक्त किया। अगर इतना भी जान नहीं पाऊं तो इतनी लंबी अवधि तक मैं आपकी सेवा कैसे करता? मंत्री ने कहा। राजा ने चिंतित होते हुए धीमे स्वर में कहा, चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित सुविशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य के बारे में सोचने मात्र से मुझे डर लग रहा है। क्या यह जरूरी नहीं कि मरणशैया पर पड़े राजा के बगल में होने वाला राजा भी उपस्थित हो? सुषेण को तुरंत बुलवाइए। जो आज्ञा महाराज। आपकी आज्ञा का पालन होगा। मौर्य साम्राज्य के भविष्य के बारे में आपकी चिंता सही है। इस मौर्य साम्राज्य की गरिमा, प्रतिष्ठा व सुस्थिरता के लिए आपने जो त्याग किएगा, जो परिश्रम किया, वह इतिहास कभी नहीं भूलेगा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ हों और कुछ काल तक जीवित रहें। मंत्री ने कहा। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों सुषेण को वापस बुलाना चाहता है। इसका क्या कारण है? इस विषय में आपका कोई मतभेद तो नहीं है न? राजा ने पूछा। मंत्री ने तुरंत इसका समाधान नहीं दिया। थोड़ी देर तक मौन रहा। फिर अपना मौन तोड़ते हुए उसने कहा, महाप्रभु, आप जानते हैं कि मेरा अभिप्राय क्या है।
फिर भी उसे स्पष्ट बता देना मेरा कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश सुषेम के तक्षशिला जाने से हमारी भलाई से अधिक हानि ही हुई है। युवराज को चाहिए था कि वे विद्रोहियों को कुचल डालें, मगर उन्होंने उन्हें बख्शीशें दी, उन्हें पद दिए और अपने अधीन कर लिया। एक जिम्मेदार युवराज को ऐसा करना नहीं चाहिए। उन्हें विद्रोहियों को कुचल डालना था, उनका नामोनिशान मिटाना था। परंतु ऐसा न करके उन्होंने विद्रोहियों को प्रोत्साहन दिया। उनके इस व्यवहार से वे सामान्य जनता को और अधिक सताने लगे। जिन्होंने उनका विरोध किया, उन्हें कैदखानों में ठूंस रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। युवराज उन दुष्टों का साथ दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। यो उन दुष्ट शत्रुओं का बल बढ़ा रहे हैं। मासूम जनता तरह तरह के कष्टों का शिकार हो रही है। दूतों से ज्ञात हुआ कि किसी भी क्षण वहां की जनता विद्रोह करने पर तुल सकती है। दूसरी बात यह कि युवराज सदा विलास क्रीड़ाओं में डूबे हुए रह रहे हैं। विनोद ही, सुखभोग ही उनका दैनिक कार्यक्रम बन गया है। शासन प्रणाली का सर्वनाश हो गया, आवेश भरे स्वर में मंत्री ने कहा। मैंने भी ये समाचार सुने, पर मुझे लगा बूढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं, सुषेम के शत्रु उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उसे बदनाम करने के उद्देश्य से ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। राजा ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा। नहीं महाराज, ये समाचार बिल्कुल सच हैं। मंत्री ने कहा। तो आपका अभिप्राय है कि मगध सिंहासन पर आसीन होने की क्षमता सुषेम नहीं रखता? राजा ने पूछा। हाँ प्रभु, मेरा यही अभिप्राय है, मंत्री ने दृढ़ स्वर में कहा। तो सिंहासन किसके सुपुर्द करूं? राजा ने पूछा। युवराज अशोक में सिंहासन पर आसीन होने के लिए आवश्यक सारी योग्यताएं हैं। विद्रोह को कुचल डालने में, विशाल साम्राज्य पर सुचारू रूप से शासन चलाने में वे अपना सामर्थ्य व दक्षता प्रमाणित कर चुके हैं। प्रजा भी उन्हें चाहती है, मंत्री ने कहा। राजा ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, खल्लाटक, मैं इस विषय में कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है। प्रभु, आप विश्राम कीजिए, आवश्यकता पड़ने पर सही निर्णय लिया जा सकता है। मंत्री ने राजा को नमस्कार किया और वहां से चला गया। 1 घंटे के अंदर ही फिर से राजभवन से मंत्री को बुलावा आया। अब इस बार राजा ने नहीं, राजा की पत्नी ने बुलवाया। मंत्री जब राजभवन पहुंचा, तब देखा कि राजा की शैया के पास राजवैद्य बैठे हुए हैं। राजपुरोहित व पहली पत्नी महारानी भी वहां मौजूद हैं। मंत्री को देखते ही महारानी ने कहा। राजा ने अचानक अपनी छाती पकड़ ली और बेहोश हो गए। उनकी इस स्थिति पर मैं बहुत व्याकुल है। अच्छा यही होगा कि सुषेम को तुरंत बुला लें। जो आज्ञा महारानी, महामंत्री ने कहा। अभी दूत को भेज सकते हो? महारानी ने पूछा। 1 घंटे के अंदर प्रबंध हो जाएगा महारानी, मंत्री ने कहा। ठीक है। इस बीच मैं अपने पुत्र के नाम एक पत्र भी लिखूंगी। कहो कि दूत उस पत्र को भी ले जाए, महारानी ने कहा और जल्दी जल्दी अंदर चली गई। मंत्री ने वैद्य से बड़ी ही आतुरता भरे स्वर में पूछा, अब महाराज की कैसी हालत है? राजवैद्य ने कहा, महाराज कल का सूर्योदय देख पाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। यही अद्भुत समझा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार राजा को जीवित रखने के प्रयत्न जारी रखिए। मेरी सहायता की जरूरत हो तो बुलाइए, कहकर मंत्री वहां से चला गया। राजपुरोहित भी मंत्री के साथ साथ गया। द्वार पर खड़े सैनिक को बुलाकर मंत्री ने कहा, हम लोग रहस्य कक्ष में होंगे। सेनाधिपति को तुरंत वहां आने को कहो। आज्ञा देकर मंत्री तेजी से आगे बढ़ा। यश ने सुभद्रा के कक्ष में प्रवेश किया और उसे प्रणाम करके कहा, मौजी, युवराज अशोक ने मुझे भेजा है। उनसे भेजा गया दूत हूं मैं। मेरा नाम यश है। बहुत अच्छा। अपने पुत्र अशोक को देखे साल गुजर गए।
मेरा पुत्र कुशल है न? सुभद्रा ने पूछा। युवराज सकुशल हैं मांजी। देवी जैसी विदिशा देवी से उन्होंने विवाह किया। एक पुत्री और एक पुत्र को भी उन्होंने जन्म दिया। उन बच्चों को आप देखेंगी तो आप फूले न समाएंगी। यश ने कहा, पुत्र, उज्जैनी आने की मेरी भी इच्छा है, किंतु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस स्थिति में वहां आ नहीं सकती हूं न, कहकर सुभद्रा रुक गई। परिचारिका इशारा करके उसे अंदर आने को कह रही थी। वह अंदर गई और तुरंत वापस आकर यश से बोली, महाराज की स्थिति बड़ी ही गंभीर है। वैद्यों का कहना है कि शायद वे प्रातःकाल भी देख न पाएं। गदगद स्वर में उसने कहा। यश निकलने ही वाला था। सुभद्रा ने उससे कहा, पुत्र, जब तक राजा जीवित हैं तब तक मैं यहाँ रह सकूंगी। अगर कुछ ऐसा हो गया जो होना नहीं चाहिए तो यह भवन मेरे लिए नरक बन जाएगा। युवराज सुषेम के प्रति मेरे हृदय में मातृभाव है, परंतु वह मुझसे द्वेष कर रहा है। उसकी मां महारानी मुझे अपना शत्रु मान रही है। पुत्र, मैं चाहती हूं कि तुम यहाँ कुछ दिनों तक रह जाओ। अगर ऐसा कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ उज्जैनी आऊंगी। आंसू भरे नयनों से उसने कहा। मौजी, आप चिंतित मत होइए। मैं समझ गया है कि शेष रानियों का व्यवहार आपके साथ शिष्ट नहीं है। वे दिन दूर नहीं जबकि शेष रानियां आपको राजमाता मानकर आपका गौरव करेंगी। सुभद्रा कुछ बोल न सकी, दिग्भ्रांत होकर देखती रह गई। समय की प्रतीक्षा कीजिए मौजी, वह समय आसन्न हो गया जबकि आपके पुत्र के लिए मैं अपनी सेवाएं अर्पित करूं। इस साम्राज्य के भविष्य का निर्णय चंद दिनों में हो जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार मैं यहीं रहूंगा। मैं बार बार आपसे मिल नहीं सकूंगा। राजभवन में जो हो रहा है अपनी विश्वासपात्र परिचारिकाओं के द्वारा मुझे समाचार भेजते रहिएगा। मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मांजी। यश ने झुककर सुभद्रा के पांवों को प्रणाम किया और वहां से चला गया। रहस्य कक्ष में मंत्री से मिलने आए सेनाधिपति ने कहा, महामंत्री, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि सुषेम महाराज बने, किंतु राजा के ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर आसीन होने में सहयोग देना सेनाधिपति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। जबकि दो राजकुमारों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, आपकी राजभक्ति और कर्तव्य पालन से मैं बहुत खुश हूं, मंत्री ने कहा। थोड़ी देर रुककर मंत्री ने कहना शुरू किया, परंतु यहाँ एक विषय को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक मगध के सिंहासन का संबंध है, राजपुरोहित ही निर्णायक हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना के मूलकारक चाणक्य प्रथम राजपुरोहित थे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि वे पहले राजपुरोहित थे और बाद ही मंत्री माने जाते थे। यानी राजपुरोहित का स्थान मंत्री से उच्च है। आपका उद्देश्य? सेनाधिपति ने पूछा। मंत्री ने बराल में ही बैठे राजपुरोहित को देखा। मैंने सब राजकुमारों की जन्म कुंडलियां देखीं। केवल अशोक मात्र में सम्राट बनने की योग्यताएं हैं। सुषेम साम्राज्य की विच्छिन्नता का कारक बनेगा, राजपुरोहित ने कहा। सेनाधिपति ने कहा, ऐसी बात है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ही निर्णय लीजिए। बहुत प्रसन्न हुआ। अशोक के प्रति मेरा कोई विशेष प्रेम नहीं है, परंतु साम्राज्य के परिरक्षण के लिए ऐसा करना अवश्यंभावी है, मंत्री ने कहा। हाँ, मैं यह जानता है। सेनाधिपति होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि यहाँ के विषय तक्षशिला व उज्जैनी के शासकों को बताऊं। अभी दूतों को वहां भेजूंगा। उन दोनों में कौन पहले आएंगे, इस पर निर्भर होंगी भविष्य की कार्यप्रणाली। गोधूली वेला में कमरे में बैठे यश ने वहां उपस्थित दो नर्तकियों से कहा, यहाँ कौन पहले आएंगे, इस पर आधारित होंगी बाकी बातें। वे नर्तकियां वही नर्तकियां थीं जो 5 वर्ष पूर्व अशोक के हत्या प्रयत्न में विफल हुई। अशोक ने उन्हें प्राणभिक्षा दी।
फलस्वरूप वे अब तक विदिशा देवी की परिचर्याएं करती रहीं। अभी अभी पाटलिपुत्र लौटी। नर्तकियों ने पूछा, बताइए कि हमें अब क्या करना होगा। युवराज अशोक ने तुम्हें प्राणभिक्षा दी, इसके लिए तुम्हें अब प्रत्युपकार करना होगा, यश ने कहा। आप साफ साफ कहिए कि हम क्या करें, नर्तकियों ने पूछा। सुषेण की यात्रा में रुकावट डालो। ऐसा करो जिससे वह देरी से यहां पहुंचे। तुम तो घुड़सवारी जानती हो। तुम दोनों के लिए तेज दौड़ने वाले 2 उत्तम अश्वों व 2 रक्षकों को तैयार रखा। तक्षशिला पहुंचने का नजदीक का रास्ता वे रक्षक जानते हैं। तुम लोग उसी रास्ते में जाओगी और राजदूतों के पहुंचने के पहले ही वहां पहुंच जाओगी। राजदूत कल सवेरे निकलने वाले हैं। आज ही रात को तुम निकल पड़ो, यश ने अपनी योजना बताई। आज ही रात को निकलना होगा, बूंदाबांदी जो हो रही है, नर्तकी ने कहा। युवराज अशोक सम्राट बनेंगे तो तुम्हारे जीवन में सदा सोने की वर्षा ही होती रहेगी, यश ने हंसते हुए कहा। अगर विदिशा देवी को मालूम हो जाए कि हमने सुषेण को धोखा दिया तो वे हर्षित नहीं होंगी। फिर भी हम अशोक का ऋण चुकाएंगी, एक नर्तकी ने कहा। तुम दोनों ने आज तक सन्यासिनियों का जीवन बिताया। अब अपने सहज सामर्थ्य को दशनी का सदवकाश तुम्हारे हाथ आया है, यश ने उन्हें यूं प्रोत्साहित किया। यह नैपुण्य हम में पहले था, अब हम बदल गईं। फिर भी हम परीक्षा कर लेंगी कि पूर्व शक्ति सामर्थ्य अब भी हम में है या नहीं, नर्तकियां हंसती हुई बोली।